मैं अमृत पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 9वां इकाई जिसका नाम है हाइड्रोजन। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग जो है हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है और डाईहाइड्रोजन बनाने के और कौन कौन से विधियाँ हैं वो सब चीज़ देख चुके थे। लास्ट टाइम हम लोग जो है नए नाइट्रोजन का उपयोग क्या है वो भी हम लोग देखे थे। आज जो है हम लोग हाइड्रोजन, चूँकि लेसन में पूरा हमको हाइड्रोजन ही पढ़ना है तो आगे और हमको यहाँ पर जो है कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है, उनको हमको पढ़ना है। और ये है हमारा आर्थो है एवं पैरा हाइड्रोजन। नाभिकीय चक्रण समवयी होता है। आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हमको देखना है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी पूछता है, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसे करके। तो हम इसके बारे में देखते हैं, आर्थो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन की जानकारी फिर से ले लेते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है इसका अगर परमाणु क्रमांक बात करें तो 1 होता है, परमाणु भार भी 1 ही होता है। तो उसमें अगर हम देखें परमाणु के, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु में देखें तो इसके जो प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, इस हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, हमारा एक हमारा प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारा चूँकि क्या होता है, नाभिक के चारों ओर क्या करते रहता है, इस प्रकार से गति करते रहता है। किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या करते रहता है भाई, इस प्रकार से रोटेट करते रहता है। तो जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जब क्या करता है, गति करता है, तो वो अपने अक्ष पर भी क्या करते रहता है, वो घूमते रहता है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जब क्या करता है, हमारा विभिन्न प्रकार के जो ग्रह होता है जब क्या करता है, रोटेट करता है, तो ग्रह भी अपने जगह पर क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है। वैसे ही क्या होता है, हमारा परमाणु में अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसमें जो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों तरफ क्या करता रहता है, गति करते रहता है। लेकिन वो अक्ष पर भी अपना क्या करता रहता है, गति करते रहता है। जैसे लड्डू क्या करता है, हमारा जो गति करता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, गति करता है। तो यही दिया है हमारा हाइड्रोजन परमाणु के जो क्या होता है, हमारा जो नाभिक होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है, इस प्रकार से गति करते रहता है। साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी गति करते रहता है। अर्थात हाइड्रोजन जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है या हाइड्रोजन जो होता है एक लड्डू के भांति क्या करता है, आपका व्यवहार करता है। तो इस तरीक़े से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। तो यही चीज़ लिखा गया है और वही आपको समझना है कि आप बताना है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है, उस हाइड्रोजन परमाणु में हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ क्या करते रहता है, आपका चक्कर लगाते रहता है। साथ ही अपने अक्ष पर भी क्या करते रहता है, वो घूमते रहता है। मतलब इसके चारों तरफ तो चक्कर लगाएगा, साथ ही साथ अपने चारों तरफ भी क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वो एक लड्डू के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ये तो हमारा एक हाइड्रोजन की बात हो गया। यदि हम क्या करते हैं, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, जब आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर जो है संयोग करके जब क्या बना लेते हैं, ये अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। मतलब जब 2 हाइड्रोजन संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, हमारा भाई अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 अलग अलग हाइड्रोजन है और दोनों अलग अलग हाइड्रोजन मिल करके या हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहा है, हमारा H2 बना रहा है। और इस स्थिति में 2 हाइड्रोजन आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की बात हो सकता है। मान लो दोनों हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो विपरीत दिशा में क्या करता है, चक्रण करता है। इस प्रकार से एक इस तरफ चक्रण कर रहा है और एक जो है इस तरफ क्या कर रहा है, चक्रण कर रहा है। तो ऐसा स्थिति जो है हमारा अणु में पॉसिबल नहीं होता है। इस स्थिति में हम उस अणु का अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो क्या होता है, हमारा एक ही दिशा में होता है। तभी उस अणु का क्या होता है, अस्तित्व होता है। मान लो कोई अणु बनता है और उस अणु में हमारा जो हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोजन अणु है या जो भी अणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का दिशा का या उनका चक्रण का दिशा अगर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उस स्थिति में हम उस अणु का जो है
कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी अणु बनता है उस अणु में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक समान दिशा में ही क्या करता है, चक्रण करता है, विपरीत दिशा में चक्रण नहीं करता है। तो इसको आपको कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिल करके अगर हाइड्रोजन अणु बनाता है तो उसमें यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है, विपरीत होता है, तो उस स्थिति में हम उस अणु की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर क्या करता है, दो हाइड्रोजन हमारा परमाणु मिल करके जब अणु बनाता है तो उसमें नाभिक का जो चक्रण है ना, या जो नाभिक में जो प्रोटॉन है उसका चक्रण क्या हो सकता है, आपका विपरीत हो सकता है। तो हम उस अणु का अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो जो है विपरीत नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉन पाया जाता है उसका चक्रण क्या हो सकता है, आपका जो है विपरीत हो सकता है। ठीक है, मतलब नाभिक में जो भी प्रोटॉन है उनका चक्रण विपरीत हो सकता है, पर उनके बाहर जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका चक्रण विपरीत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम नाभिक की ही बात करने वाले हैं, नाभिक में जो प्रोटॉन है उनके चक्रण की ही बात करने वाले हैं। और नाभिकों में क्या हो सकता है, जो भी प्रोटॉन है वो विपरीत चक्रण कर सकता है। यदि हाइड्रोजन अणु में दोनों नाभिकों का जो क्या है चक्रण है, या दोनों नाभिकों में जो प्रोटॉन है उनका जो चक्रण होता है वो हमारा क्या होता है, एक दिशा में होता है तो उसको अलग बोलते हैं, और अगर विपरीत दिशा में होता है तो उसको हम लोग जो है अलग हाइड्रोजन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या उसको अलग हाइड्रोजन कहते हैं। और जो आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन जो बन रहा है वो हाइड्रोजन अणु में जो नाभिक होता है उस नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसके चक्रण पर ही क्या होता है, आपका बेस्ड है। यदि हमारा नाभिक में उपस्थित दोनों प्रोटॉनों का जो चक्रण होता है ना, वो अगर क्या होता है, समान दिशा में होता है तो उसे आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और यदि हाइड्रोजन अणु में उपस्थित जो नाभिक में जो प्रोटॉन है उनका चक्रण अगर इस प्रकार से क्या होता है, आपका विपरीत दिशा में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है पैरा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। यही इस प्रकार से इसको क्या किया गया है, आपका दिया गया है कि दोनों नाभिकों जैसे प्रोटॉन है समांतर या विपरीत दिशा में चक्रण कर सकते हैं, जिसमें दो रूप प्राप्त होते हैं। जब हाइड्रोजन अणु में दोनों नाभिक अर्थात प्रोटॉन के चक्रण की दिशाएं क्या होती है, समान होती है, तो हाइड्रोजन की इस रूप को हम क्या बोलते हैं, जो है आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और हाइड्रोजन का वह रूप जिसमें आपका नाभिकीय चक्रण अर्थात प्रोटॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो है उसे हम जो है पैरा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, या पैरा हाइड्रोजन कहा जाता है। और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे जो है समवयी कहलाते हैं, जिनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण हैं जैसे क्वथनांक है, ऊष्मीय चालकता है, ये सब में क्या होता है, आपका अंतर होता है। मतलब उनके जो भौतिक गुण हैं वो क्या होते हैं, हमारे अलग अलग होते हैं। आर्थो हाइड्रोजन का स्थायित्व पैरा हाइड्रोजन से क्या होता है, आपका अधिक होता है। साधारण ताप पर आर्थो और पैरा हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, हमका 3:1 होता है। परंतु जैसे जैसे ताप क्या होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है या कम होते जाता है, वैसे वैसे पैरा हाइड्रोजन का अनुपात क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और आपका हाइड्रोजन का अनुपात क्या होते जाता है, आपका घटता जाता है। और 20 केल्विन ताप पर लगभग शुद्ध पैरा हाइड्रोजन क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। और ये जो आर्थो हाइड्रोजन होता है उसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और दोनों को क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो पूरा थ्योरी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, तो अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो हाइड्रोजन परमाणु मिल करके क्या बनाता है, अगर जो है हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं और हाइड्रोजन अणु का निर्माण करता है, तो उसमें जो उपस्थित जो क्या होता है, हमारा जो नाभिक होता है, उस नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, यदि दोनों नाभिकों का जो प्रोटॉन का चक्रण होता है अगर वो क्या होता है, समान दिशा में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोजन। और अगर विपरीत दिशा में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। यदि हम दोनों हाइड्रोजन की बात करें, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन का, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समवयी होते हैं। दोनों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण होते हैं क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। आर्थो हाइड्रोजन जो है आपका थोड़ा ज़्यादा स्थायी होता है, और पैरा हाइड्रोजन जो होता है आपका जो है वो कम स्थायी होता है। और जैसे जैसे हम ताप क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, वैसे वैसे पैरा हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ता है, आर्थो हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, आपका कम होते जाता है। और आर्थो हाइड्रोजन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, बट पैरा हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। और दोनों हाइड्रोजन को क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा क्या करते हैं, पृथक करते हैं। तो ये कहानी थोड़ा सा लंबा है, अगर आप शुरू से बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन में क्या होता है, हमारा एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। और ये भी जानते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहता है, इस प्रकार से चक्कर लगाते रहता है। साथ ही वो अपने अक्ष पर भी क्या करते रहता है, वो चक्कर लगाते रहता है, जैसे लट्टू अपना अक्ष पर चक्कर लगाता है। तो उस स्थिति में ये चक्कर लगाते रहता है। यदि हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारा दो हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में क्या हो जाता है, मिल करके जब हाइड्रोजन अणु का निर्माण करता है, तो उस हाइड्रोजन अणु में यदि जो उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर विपरीत दिशा में क्या करता है, चक्रण करता है, तो उस स्थिति में उस अणु का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन बना हुआ जो अणु होता है उसके अंदर जो दो नाभिक होता है, उन नाभिकों में जो प्रोटॉन होता है, उन प्रोटॉनों का चक्रण विपरीत हो सकता है ना, और समान भी हो सकता है, तब भी उसकी स्थिति बना रहता है। तो यदि जो अणु बना है उन दो अणु में जो उपस्थित नाभिक हैं, दो नाभिक हैं, और उन दोनों नाभिकों में जो आपका प्रोटॉन का चक्रण है अगर वो एक दिशा में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और बना हुआ जो अणु है उनमें जो नाभिक है, उन नाभिक में जो प्रोटॉन है, यदि उनका चक्रण क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन कहते हैं और पैरा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप आर्थो और पैरा हाइड्रोजन को बता सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड कुछ बातें बताया गया है कि आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, ये देखो ये हमारा कौन सा हाइड्रोजन है, पैरा है, ये क्या है, हमारा आर्थो है। तो आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन एक दूसरे के समवयी होते हैं, ठीक है तो H2, बट थोड़ा सा स्थिति अलग अलग है, तो इसलिए एक दूसरे के क्या होते हैं, समवयी होते हैं। यहाँ पर आर्थो हाइड्रोजन जो है ज़्यादा स्थायी होता है, पैरा हाइड्रोजन क्या होता है आपका, कम स्थायी होता है। लेकिन ताप परिवर्तन करने से हम अगर ताप कम करते जाते हैं तो पैरा हाइड्रोजन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें जो है आर्थो हाइड्रोजन को, तो इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। और दोनों आर्थो और पैरा हाइड्रोजन को अगर पृथक करना है तो क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरीक़ा से ये थ्योरी है, और इन थ्योरियों को आपको क्या करना है, आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना है। और ये आप पहले से भी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, उस हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाते रहता है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाते रहता है। यदि दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, आपस में मिल जाता है, और मिल करके जब क्या करता है, हाइड्रोजन अणु का क्या करता है, जब निर्माण करता है, तो उस हाइड्रोजन अणु के अंदर जो नाभिक होता है, उस नाभिकों में यदि प्रोटॉनों का चक्रण क्या होता है, हमारा एक दिशा में होता है, तो उसे आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और यदि प्राप्त अणु है, उन अणु में जो नाभिक में जो प्रोटॉन है, यदि उन प्रोटॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। और दोनों हाइड्रोजन को क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, जिसमें आर्थो हाइड्रोजन ज़्यादा स्थायी होता है और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है आपका, कम स्थायी होता है। तो ये अब सारी चीज़ क्या कर सकते हैं, ये आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में लिख सकते हैं, और एक सुंदर सा आप क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं भाई, ठीक है। आपसे जैसा भी चित्र बनेगा आप उस चित्र को क्या करना, वहाँ पर बनाना, ठीक है। जैसे आपके बुक में भी इस प्रकार का चित्र दिया गया है, ठीक है, ऐसा करके ये हमारा क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है भाई, ठीक है, ऐसा। फिर ये हमारा एक नाभिक हो गया और ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पर जो है देखो ये नाभिक हो गया, इसका एक नाभिक हो गया, इसी प्रकार आपका इस प्रकार से ऐसा करके, तो यहाँ पर एक नाभिक हो गया और एक नाभिक हो गया। तो यहाँ पर अगर क्या होता है, दोनों नाभिकों का जो चक्रण होता है वो समान दिशा में होता है, इस प्रकार से, ठीक है। अगर वो क्या होता है, समान डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का चक्र है, उसका प्रोटॉनों का जो चक्रण है वो विपरीत दिशा में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आर्थो हाइड्रोजन और जो पैरा हाइड्रोजन है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या हो गया आपका जानकारी भाई, ठीक है। तो इसको आपको देखना है और बनाना है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है आर्थो हाइड्रोजन के क्या देखते हैं, हम लोग जो है रासायनिक गुण देखते हैं, क्या है कैसा है उसको हम लोग देखते हैं भाई। भौतिक गुण तो पहले हम लोग हाइड्रोजन का देख ही चुके हैं, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के और अल्फा हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। पहला दिया है हमारा दहनशील प्रकृति का होता है ना। या हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति का होता है। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं भाई, है ना। इससे पहले हम लोग जो है उसके बारे में बहुत सारा चीज़ देखे हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के थोड़ा सा रासायनिक गुण देखते हैं। तो हाइड्रोजन के रासायनिक गुण में दहनशील प्रकृति दिया है। हाइड्रोजन जो है अत्यधिक क्या होता है, ज्वलनशील होती है, तथा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्या करती है,
क्रिया करती है और क्रिया करके वो जो है नीले रंग के साथ क्या होती है, जलती है और जल का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम H2 की बात करें और किसकी बात करें, O2 की बात करें, तो ये जो होता है वो दोनों आपस में क्या करती हैं, क्रिया करती हैं और क्रिया करने से नीले रंग के साथ जलती हैं और जल में क्या हो जाती हैं, ये परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाती है आपकी H2O और बैलेंस करने करेंगे 2 और यहाँ पर 2, तो इस प्रकार से H2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, हमारी जल का क्या करती है, निर्माण करती हैं। ये इसके कौन से गुण होती हैं भाई, रासायनिक गुण होती हैं। तो इस तरीक़ा से जो है रासायनिक गुण को यहाँ से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो हाइड्रोजन कैसे प्रकृति की होती है, ज्वलनशील प्रकृति की होती है ना, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, वो भी कैसे रंग के साथ जलती है, नीले रंग के साथ जलती है। और किसका निर्माण करती है भाई, जल का निर्माण करती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण जो होती है वो इसमंजी प्लेटिनम की उपस्थिति में विस्फोट के साथ जल करके H2O का क्या करती है, आपका निर्माण करती है। यदि हम सेम इसी को लिखें तो H2 + O2 अगर इनको प्लेटिनम की उपस्थिति में कराया जाए तो दोनों जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और विस्फोट के साथ क्या करते हैं, ये H2O का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पर विस्फोट होता है, क्या होता है हमारा, विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद क्या करता है, हमारा जल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस तरीक़ा से हम पहला जो रासायनिक गुण है हाइड्रोजन का वो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हम हाइड्रोजन का अगर रासायनिक गुण की बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है और जल करके ये जल का निर्माण करता है। यदि यहाँ पर प्लेटिनम की उपस्थिति हो तो उस स्थिति में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, तो उस दौरान काफ़ी विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ फिर वो किस में बदल जाता है, आपका जल का निर्माण कर लेता है, जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन का पहला जो रासायनिक गुण है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग भौतिक गुण था, ये कौन सा हमारा रासायनिक गुण है। चलिए आगे दूसरा हमारा होता है हाइड्रोजन कम क्रियाशील होता है। डाई हाइड्रोजन की बात करें या इसी को हम हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसकी बात करें तो ये हमारा होता है बहुत ही स्थायी होता है, मतलब ज़्यादा स्थायी होता है, मतलब क्रियाशीलता कम प्रदर्शित करता है। डाई हाइड्रोजन को 2000 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हाइड्रोजन परमाणु में वियोजित हो जाता है। इसकी बंद वियोजन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब क्रियाशीलता इनकी बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब ज़्यादा ही ताप पर इसको जब क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे, लगभग कितना केल्विन बोल रहा है, 2000 केल्विन। ठीक है, 2000 केल्विन ताप पर अगर आप गर्म करेंगे तब जा कर के क्या करती है, अपने परमाणु में जा कर के क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। कितना केल्विन पर, 2000 केल्विन पर ये H और H में क्या हो जाती है, आपकी विभक्त होती है। तो ये अणु अवस्था में है और ये कौन सा अवस्था में है, परमाणु अवस्था में है, और वो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर क्या हो रहा है, टूट रहा है। मतलब इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। भाई जो तुरंत टूट जाए, तुरंत क्रिया कर ले, वो ज़्यादा क्रियाशील है ना, और जो क्या करता है, आपका लेट से क्रिया कर रहा है, मतलब उनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो इस तरीक़ा से बताई जा सकती है कि जो हाइड्रोजन होती है वो बहुत कम क्रियाशील होती है। क्यों, क्योंकि जो है H2 को जब क्या की जाती है, बहुत ज़्यादा ताप पर गर्म की जाती है, तब जाकर के वो अपने परमाणु अवस्था में टूटती है और तब जाकर के क्रिया करती है। मतलब इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, आपकी बहुत ही कम होती है। तीसरा नंबर, अधातुओं के साथ क्रिया। ये जो हमारी जो हाइड्रोजन होती हैं एक विशिष्ट परिस्थिति में कई प्रकार के अधातु के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। जैसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि भाई ठीक है हाइड्रोजन क्रियाशील नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादा टेम्परेचर दे के अगर आप क्या करेंगे, वहाँ पर क्रिया कराएंगे तो उस स्थिति में क्रिया करती है। ठीक है, और पहला दिया है डाई ऑक्सीजन के साथ क्रिया। डाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्रिया करते हैं और फिर जो है H2 का निर्माण करते हैं। तो फिर से वही आ गया, H2 + O2 = क्या होता है हमारा, H2O। तो यहाँ से फिर वही बन रहा है, तो 3 बार में तो वही आ गया भाई हमारा, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन एक क्या है, अधातु होता है और ऑक्सीजन भी क्या है, हमारा अधातु है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, आपका जल का निर्माण करता है। तो इस तरीके से पहले डाई ऑक्सीजन के साथ आप क्रिया करके क्या कर सकते हैं, H2O बना सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं हम लोग भाई, डाई ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना हमारा संख्या है, 2 है, तो इसको हम लोग डाई ऑक्सीजन कहते हैं। तो इसके साथ क्रिया करके ये जल का क्या करती है, निर्माण करती है। आगे हमारा दिया है हैलोजन के साथ क्रिया। 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग X से दर्शाते हैं, जिसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयोडीन लिख सकते हैं। तो इनके साथ क्रिया करके ये हाइड्रोहाइलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ओवरऑल बोलेंगे तो HX से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोहाइलिक अम्ल कहते हैं। तो कैसे क्रिया करेंगे, तो ये जैसे हमारा दिया है H2 है ना, और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर ना ये देखो अलग अलग हैलोजन की बात करें तो क्रियाशीलता क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है। अगर हम हैलोजन में यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होती है हमारी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। ये हमारा क्या होता है, क्रियाशीलता का क्रम होता है भाई, क्रियाशीलता का क्या होता है हमारा क्रम है। तो यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मतलब आयोडीन सबसे कम क्रियाशील होता है हाइड्रोजन के समूह में, और फ्लोरीन जो होता है वो आपका क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो जब फ्लोरीन को इसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो ये अंधेरे कमरे में भी आसानी से क्रिया कर लेता है, प्रकाश की ज़रूरत भी नहीं है। किसमें भाई, अंधेरे कमरे में भी ये क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके ये 2HF का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोराइड बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो हमारा जो फ्लोरीन है वो इतने क्या होती है हमारी, फ्लोरीन ये जो फ्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। जैसे ही क्या किया जाता है, उसको हाइड्रोजन के संपर्क में लाया जाता है, वो अंधेरे कमरे में भी क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोराइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाता है हमारा, ये हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन क्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। दूसरा, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ जो है अंधेरे कमरे में नहीं करते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, सूर्य प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है भाई, है ना, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता उससे क्या है, थोड़ा कम है। ये क्या बनती है हमारी, 2HCl बनती है। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको फ्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं ना, फ्लोरिक अम्ल बोलो, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ना, वो क्लोरीन जो है फ्लोरीन से थोड़ा कम क्रियाशील होता है, और कम क्रियाशील होने के कारण ये थोड़ा सा इसमें जो है सूर्य प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और तब जाके हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या करती है, आपकी क्रिया करती है। तो क्लोरीन के साथ क्रिया करने के लिए इसको सनलाइट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, तो इसमें आपको संयोजकता ध्यान रखना है भाई। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है और क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, तिर्यक लिखा जाता है सामने वाला संयोजकता। जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन की संयोजकता को दर्शाता है और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन की संयोजकता को दर्शाता है। तो दोनों की संयोजकता बराबर है, इसलिए जो है जो भी 2 आ रहा है वो सामने में लिख रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा है, हमारा ब्रोमीन है। तो यहाँ पर H2 हो जाता है प्लस क्या हो जाता है हमारा Br2। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रकाश तो चाहिए, है ना, साथ ही इसमें जो है ऊष्मा की आवश्यकता हो जाता है ना, सूर्य प्रकाश से काम नहीं चलता है। यहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता हो जाता है, गर्म करने की आवश्यकता हो जाता है, तब जा कर के 2HBr का क्या करता है, निर्माण करता है। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल बोल सकते हैं इसको आप, जो है हाइड्रो क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रो क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमिक अम्ल कहा जाता है, ये बनता है। लेकिन ये थोड़ा सा कम क्रियाशील है भाई, देखो इनकी क्रियाशीलता जो है अंतिम की ओर जा रहा है। उस स्थिति में क्या बनता है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होता है। और अगर हम 4th नंबर जाएं तो ये हमारा H2 प्लस क्या होता है हमारा I2, ये बहुत कम क्रियाशील है, इसलिए इसमें ऊष्मा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कुछ उत्प्रेरक की क्या होता है हमारा आवश्यकता होता है, तब जा कर के क्या करता है हमारा 2HI बनता है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड बोल सकते हैं, हाइड्रो आयोडिक अम्ल बोल सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, निर्मित होता है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल होता है। तो इस तरीक़ा से आप जो है हाइड्रोजन मतलब होता है 17वें समूह के तत्व, जिसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। क्रियाशीलता की बात करें, सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन होता है और कम क्रियाशील आयोडीन होता है, और ये सबके साथ जो है हाइड्रोजन क्रिया करके विभिन्न प्रकार का अम्ल क्या करता है, देता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देता है, फ्लोरीन, जो अंधेरा हो आसानी से क्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है।
क्लोरीन उससे कम क्रियाशील होता है, सूर्य प्रकाश की उस आवश्यकता होता है तब जा करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। और हाइड्रोजन ब्रोमीन ये और कम क्रियाशील है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ जाता है। और लास्ट वाला तो बहुत कम क्रियाशील है, इसलिए ऊष्मा के साथ साथ उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, अलग से कोई पदार्थ लगा देते हैं जो उस क्रिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, वो उत्प्रेरक होते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप दूसरा हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ क्रिया क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और इस सब को ओवरऑल हम दिखाते हैं तो क्या दिखता है, जैसे हमारा H2 प्लस क्या लिखते हैं, X2 इक्वल टू 2HX लिखते हैं। ठीक है, ये रियल में क्या होता है, ओवरऑल है, और ये सब चीज़ उसके क्या है, उदाहरण है। जैसे H2 तो सब जगह है, बट X की जगह हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप X की जगह सब जगह रख करके इस प्रकार से फाइनली आप यौगिक क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, है ना। हर जगह देखो 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की जगह क्या रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद दिया है हमारा डाई नाइट्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ, डाई नाइट्रोजन बोल रहा है के साथ क्रिया। उत्प्रेरक इसमें आयरन रहता है, और एक उत्प्रेरक वर्धक होता है। वर्धक मतलब क्या होता है भाई, वर्धक मतलब जब ये हमारा आयरन जो होता है ये मेन उत्प्रेरक होता है, और ये अगर कार्य करना बंद कर दे तो ये मॉलिब्डेनम उसको क्या करता है, उसको उत्प्रेरित करता है कि नहीं आप क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक होता है भाई, है ना। एक मोटिवेट करने वाला बोल सकते हैं, उत्प्रेरक को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो यहाँ पर हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन को डाई नाइट्रोजन, डाई मतलब 2 होता है, और नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन। तो H2 और N2 को जब हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, इसमें कुछ उत्प्रेरक है, जैसे आयरन क्या है, उत्प्रेरक है, साथ में मॉलिब्डेनम उत्साहक है। ये उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्साहक होता है, और टेम्परेचर हमारा 450 से 500 या 400 से 500 डिग्री हमारा टेम्परेचर है। कुछ वायुमंडलीय दाब है हमारा 200 ATM हमारा क्या है, दाब है। उस स्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करता है, क्रिया करता है। तो यहाँ पर संयोजकता देखो, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। तो लिखते वक्त हम क्या करते हैं, इसको तिर्यक लिखते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है हमारा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसा करके N2 प्लस क्या होता है हमारा, H2 होता है। तो इनकी संयोजकता 3 होता है और इनकी संयोजकता 1 है। तो उल्टा जब लिखते हैं तो यहाँ आके क्या हो जाता है, N का हमारा 1 दिखा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 होता है तो नाइट्रोजन 1 दिखाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 होता है, तो हाइड्रोजन कितना दिखाता है, यहाँ 3 दिखाता है। तो उल्टा लिखते हैं ना भाई, नाइट्रोजन का 3 होता है, जिसको कौन दिखाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 होता है, उसको कौन दिखाता है, नाइट्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है तो 1 नाइट्रोजन दिख रहा है, और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है जो हाइड्रोजन में दिख रहा है। तो इस तरीक़े से क्या बन जाता है हमारा, ये अमोनिया बन जाता है। क्या बनता है, यहाँ से अमोनिया का क्या होता है, यहाँ से निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई, ये अमोनिया बनता है। तो ये हमारा क्या है, हमारा नाइट्रोजन हो गया, डाई नाइट्रोजन भी बोलते हैं। और H2 को तो आप पहचानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, क्या करना है, बैलेंस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और इधर 1 है, तो सामने में कितना लगा दो, 2। तो नाइट्रोजन 2 हो गया। अब 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 कर दो, अब बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीक़ा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आयरन और उत्साहक मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 400 से 500 डिग्री ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया करता है, तो यहाँ से आपका क्या बनता है, अमोनिया का क्या होता है, यहाँ से निर्माण होता है। तो इस तरीक़ा से ये हाइड्रोजन का रासायनिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आगे इसको आप हैबर विधि में पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट जो 12th क्लास है उसमें इस विधि का नाम क्या है, हैबर विधि। ठीक है, तो हैबर विधि आप पढ़ेंगे, अमोनिया गैस बनाने का हैबर मेथड पढ़ेंगे ना 12th क्लास में। तो ये हैबर हमारा क्या होता है, मेथड होता है। तो ये एक और रासायनिक गुण हाइड्रोजन का क्या करता है, यहाँ पर होता है। सल्फ़र के साथ क्रिया बोल रहा है, सल्फ़र का फार्मूला क्या होता है भाई, H, है ना, और हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा, H2। तो डायरेक्ट ये हमारा कितना होता है, 713 केल्विन ताप दिया है। जो ज़्यादा धनात्मक होता है उसको पहले लिखते हैं, तो हाइड्रोजन को पहले लिख देते हैं और इसको S लिख देते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S बन जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि सल्फर की जो संयोजकता होता है वो 2 होता है और हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो 2 इसके साथ और 1 इसके साथ तिर्यक रूप में लिखते हैं हम लोग।
सल्फर को इसके साथ दिखा रहे हैं और हाइड्रोजन को इसके साथ दिखा रहे हैं, इसलिए हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। आपको अगर यौगिक जानना है तो संयोजकता जानना जरूरी है, और संयोजकता किस पे निर्भर करता है, तो किसी के अंतिम में एक है तो उसका संयोजकता एक है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर हम देखें तो 2 आ रहा है तो 2 संयोजकता, 3 आ रहा है 3 संयोजकता, अगर 4 आ रहा है तो 4 संयोजकता। लेकिन किसी के अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन आता है तो उनका 3 संयोजकता, अगर 6 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका जनरली 2 संयोजकता, अगर 7 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 संयोजकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। खास करके वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 2 के तत्व, 16 के तत्व और 17 के तत्व, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे इसमें हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, तो वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उनका संयोजकता 1 होता है। फिर बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, सर है ना, स्कूटर, बेटा मांगे कार हो गया, स्कूटर बाप राजी। तो वर्ग 2 के जो भी तत्व होते हैं उन तत्वों की संयोजकता कितना होता है, 2, याद रखेंगे। वर्ग 16 है ना, उससे टेलीफोन, उससे टेलीफोन, अगर इसकी बात करें तो इसके अंतिम में 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2, 8 और 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो संयोजकता कितना होगा, 2। 17 वाले करेंगे तो फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, तो अंतिम में कितना है, 2, 8 और कितना है, 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इनकी संयोजकता कितना होता है, 1। तो 17वें समूह की संयोजकता 1, 16वें समूह की संयोजकता 2 और 15वें समूह की संयोजकता 3 होता है। तो इतना कम से कम याद रखेंगे तो उल्टा करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, ये सल्फर के साथ क्रिया। अब हम किसके साथ देखेंगे, कार्बन के साथ क्रिया। और कार्बन के साथ क्रिया करके बहुत सारा चीज़ बनता है हमारा, जैसे मेथेन है, एसिटिलीन है, ये सब क्या होता है हमारा बनता है, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये हमारा हो गया कार्बन और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। तो कुछ टेम्परेचर है जो भी 1237 केल्विन बोल सकते हैं, इस टेम्परेचर पर कार्बन जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है भाई, मेथेन का निर्माण करता है। ये सब चीज़ पढ़ेंगे आगे, मेथेन क्या होता है। ठीक है, बैलेंस कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन आपको कितना दिख रहा है, 2। अब ये CH4 क्यों आया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होता है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होता है हमारा 1, तो हमने उल्टा लिख दिया। देखो कार्बन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 दिख रहा है और कार्बन की वैलेंसी कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इसलिए मेथेन बन गया। क्या बन गया, इसका नाम मेथेन बन गया। कार्बन की संयोजकता कैसे पता चला, तो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 और कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अंतिम में देखो कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4। हाइड्रोजन बेचारा का परमाणु क्रमांक ही 1 ही होता है भाई, तो ये हो गया 1। तो अब इसका ये दिखाएगा, इसका ये दिखाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH4। कार्बन बोल रहा है कि हमारा संयोजकता 4 है और कार्बन में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन बोल रहा है कि हमारा संयोजकता 1 है। ऐसे ही यौगिक बनता है और हमेशा धन वाला को पहले लिखा जाता है और ऋण वाला को बाद में लिखा जाता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन धन आएगा कौन ऋण आएगा, तो आप इसको जो है आवर्त सारणी में देखें। मतलब जब आवर्त सारणी में आप बाएं से क्या करते हैं, इस प्रकार से दाएं जाते हैं। जैसे हम लिथियम, फिर बेरेरियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जो पहले आ रहा है वो ज़्यादा धनात्मक है, बाद में आ रहा है वो कम धनात्मक है। तो इनमें से अगर कोई आता है, 2 जने इसमें आ गया, अब दोनों में बोल रहा है कौन ज़्यादा धनात्मक है, तो पहले कौन आ रहा है भाई हमारा, पहले बोरान आ रहा है, मतलब बोरान की धनात्मकता ज़्यादा है। तो हमेशा यौगिक बनाते वक्त धन को पहले लिखा जाता है और ऋण वाला को बाद में लिखा जाता है। अब किसी को उठा के देख लो, नमक भी लिखेंगे तो NaCl होता है, तो NaCl में क्या होता है, प्लस चार्ज, और ये क्या होता है, माइनस चार्ज है। तो यौगिक बनाते वक्त हमेशा प्लस वाला को पहले लिखा जाता है, माइनस वाला को बाद में लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखो, है ना। और अगर एक से ज़्यादा प्लस माइनस है तो पता चल जाएगा कौन प्लस वाला है तो पहले रहेगा, फिर कौन प्लस वाला बाद में रहेगा। ठीक है, और संयोजकता ध्यान रखो। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कार्बन के साथ क्रिया करके ये मेथेन बनाता है। एसिटिलीन भी बना सकता है भाई, जैसे दूसरा नंबर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन, और ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, वायलिन करने के लिए 2 लगा दो, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 2 है, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है आपका, एसिटिलीन बनाता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर आ गया तो बता दे रहे हैं। तो इस तरीक़ा से एक और जो है हाइड्रोजन के रासायनिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, धातुओं के साथ क्रिया बोल रहे हैं भाई, तो धातु में कौन बेस्ट है हमारा, तो सोडियम हमारा धातु बेस्ट है, तो ये सोडियम हो गया। हाइड्रोजन लिखते हैं,
अब देखो इनकी संयोजकता एकक होता है, मतलब आगे पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं NH। क्या लिखते हैं? NH। अब बैलेंस कर दो, इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो सामने में 2। अब सोडियम भी गिर गया तो इधर भी हम 2। तो ये जो बराबर रहता है उसको अगल बगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से डायरेक्ट क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम? सोडियम हाइड्राइड। तो ये सोडियम हाइड्राइड हो गया। और Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। तो Na को बोलते हैं सोडियम और H को बोलते हैं हाइड्रोजन। तो नाम क्या हो जाता है हमारा? सोडियम और हाइड्रोजन मिल करके सोडियम हाइड्राइड का क्या करता है? आपका निर्माण करता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम है प्लस H2 है। अब कैल्शियम को 20 होता है और ये वर्ग 2 के तत्व है, मतलब इनकी संयोजकता कितना होता है? 2। इनकी संयोजकता 1। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग? Ca और H2, क्योंकि कैल्शियम को 2, हाइड्रोजन के 1। कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्राइड। तो इस तरीके से कैल्शियम हाइड्राइड बन गया भाई। तो उल्टा लिखा जाता है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे। देखो प्लस वाला को पहले लिख रहे हैं, माइनस वाला को बाद में लिख रहे हैं, हो गया। अब जो है अपचायक गुण बोल रहा है, तो ये अपचायक गुण रखता है, मतलब क्या कर देता है? दूसरों को क्या करता है? अपचयित करता है। स्वयं क्या हो जाता है आपका? ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इनमें अपचायक गुण भी क्या होता है आपका? पाया जाता है। इसमें अपचायक गुण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कुछ कुछ दिया गया है, किसके साथ कैसा है, किस प्रकार से है। तो पहला हमारा दिया है A नंबर में धातु ऑक्साइड का अपचयन। किसके साथ? A नंबर दिया है धातु ऑक्साइड का अपचयन। अब धातु ऑक्साइड में बहुत सारा आएगा भाई, जैसे एग्जाम्पल में आप CuO ले लिए और साथ में क्या ले लिए? H2O। तो ये क्या करेगा? इसको जो है दूसरों को जो है अपचयित करेगा और स्वयं क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये देखो ऑक्सीजन उसे तोड़ दिया, अपने साथ जोड़ लिया, तो क्या बना? पानी बन गया। और ये क्या हो गया हमारा? कॉपर। ये क्या बना हमारा? कॉपर। तो क्या बोल रहे हैं? धातु ऑक्साइड का अपचयन। ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है, जो कि एक धातु ऑक्साइड होता है। तो कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर क्या है? ऑक्साइड। Cu को बोलते हैं कॉपर, O को बोलते हैं ऑक्साइड। मैं आपको पढ़ाते वक्त बताया हूँ अपचयन मतलब क्या होता है भाई? अपचयन मतलब होता है आपका किसी भी यौगिक से अगर हाइड्रोजन क्या बोलते हैं आपका? हाइड्रोजन जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यही हमारा क्या होता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले हमारा यौगिक था कॉपर ऑक्साइड, जहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है हमारा? बाहर निकल जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। मतलब हाइड्रोजन क्या कर रहा है? उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। मतलब किसी यौगिक से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से बाहर निकल के क्या मिल रहा है हमको? कॉपर मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, और अपचयन वह प्रक्रिया होता है जिसमें क्या किया जाता है? हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरानी पद्धति के अनुसार उसको अपचयन कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन चूँकि बाहर निकल रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार और भी आप क्या कर सकते हैं? उदाहरण रख सकते हैं, जैसे HgO मरकरी ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये H2O हो जाएगा और ये मरकरी क्या हो गया हमारा? अपचयित हो गया, जो है अपचयित हो गया। ठीक है, तो अपचयित हो गया हमारा, ये है देखो अलग से बाहर निकल गया। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे आप बोल रहे हैं, इसको बोल सकते हैं, या तो कैडमियम ऑक्साइड बोल सकते हैं भाई, CdO यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2 क्या बनाएगा यहाँ पर? H2O, और ये हो जाएगा CD कैडमियम। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? धातु ऑक्साइडों का अपचयन कर सकते हैं। ये भी हाइड्रोजन के रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। आगे और भी दिया है धातु क्लोराइड का अपचयन B नंबर। जैसे हमारे पास एक धातु क्लोराइड दिया है AgCl। इसका हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसका नाम? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं AgCl। अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्योंकि ये माइनस होता है और ये क्या होता है? प्लस होता है। क्लोरीन हमारा कैसा होता है भाई? माइनस होता है। हम धातु प्लस होता है माइनस, और ये क्या होता है हमारा? अब प्लस ही करें इसके अपेक्षा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा HCl। दोनों की संयोजकता 2 है, तो 2 लगाते हैं, तो इसके चक्कर में यहाँ 2 लगाते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? Hg क्या हो जाता है आपका? बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है भाई? 2HCl।
2HCl निकल गया और Hg हो गया, तो दो मात्रा में हो जाता है। तो यहाँ पर धातु क्लोराइड को क्या कर दे रहा है, यहाँ अपचयित कर रहा है। सिल्वर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर अपचयित हो जा रहा है। तो इस तरीक़ा से इसको हम बोल सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन कर सकता है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लेते हैं पहले। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या हो गया हमारा H2। जब इसको हम लोग कुछ टेम्परेचर ले लेंगे उसमें करेंगे ना, तो यहाँ से बन जाता है आपका CH3 और OH बनता है, मेथाइल एल्कोहल बनता है क्या हमारा, मेथाइल क्या बनता है हमारा, एल्कोहल बनता है। ठीक है, बैलेंस कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दिख रहा है, इधर कितना दिख रहा है 2, तो 2 दूने 4 हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO को बोलते हैं, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्या देखना है हमको, मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा जो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जब उसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बनता है हमारा, मेथिल एल्कोहल बनता है। एक स्थिति और है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम क्या करते हैं H2O के साथ क्रिया कराते हैं, तो एक हमारा CH4 भी बनता है और साथ में क्या बनता है हमारा H2O बनता है। तो अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में अलग अलग स्थिति आपको क्या होता है, ये देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में कितना हो जाता है, 3, 4, 2, 6, 3, 6। तो यहाँ से मेथेन भी मिल जाता है और H2 भी मिल जाता है। तो ये सब डाईहाइड्रोजन के क्या है, हमारे रासायनिक गुण हैं, जो आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे और भी दिया है हमारा 6वां नंबर का इसमें दिया गया है, वो दिया है हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन का योग। ये एक याद रखेंगे केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, हाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। किसका योग, हाइड्रोजन का हमको क्या देखना है, योग देखना है, किस प्रकार से हाइड्रोजन का योग होता है। पहला दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो यौगिक होता है उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। यदि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से सिंगल बांड होता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड वाला यौगिक होता है उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी हम आपको यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे एल्कीन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड होता है इस प्रकार से, और एक हमारा एल्काइन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा होता है, हमारा ट्रिपल बांड होता है। तो इनके साथ हाइड्रोजन क्रिया करके एल्केन देता है, निकिल और प्लेटिनम की उपस्थिति में। जैसे हमारे पास दिया है ये H डबल बॉन्ड C, H दिया है, H दिया है, इसमें डबल बांड रहता है तो एक सफिक्स लगाते हैं इन, और दो कार्बन है तो लगाते हैं एथ, नाम होता है इसका नाम एथीन। जब इसका हम लोग क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन दो भागों में टूटता है, H और H। ठीक है, ये H2 है, दो भागों में टूटता है। यहाँ पर फिर क्या होता है, देखो जो हाइड्रोजन जब दो रहता है तो एकक हाइड्रोजन का क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से एकक इलेक्ट्रॉन किस प्रकार साझा रहता है। तो जब ये टूटता है तो साझे इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास क्या हो जाता है, चला जाता है। किसी एक के पास चला जाता है तो उसमें माइनस चार्ज है और इसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H2 जब टूटता है तो H और H, तो यहाँ पर ये दो भागों में क्या हो जाता है भाई, टूट जाता है। साझे इलेक्ट्रॉन अगर जिसके पास चला गया वो माइनस और जिसके पास नहीं है वो प्लस हो जाता है। सेम इसमें आता है हमारा कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन के पास जाता है उसमें माइनस और जहाँ से जाता है उसमें प्लस। अब देखो इधर प्लस माइनस है, इधर प्लस माइनस है, अब जोड़ दो। देखो CH2 पहले था, CH2 क्या था, पहले था, अब माइनस वाला है तो एक प्लस वाला हाइड्रोजन उसके पास क्या करेगा, चला जाएगा। अब डबल बांड था वो सिंगल बांड हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, C पहले इसके पास दो हाइड्रोजन था, पहले कितना था, दो हाइड्रोजन, बस इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है, मतलब एक हाइड्रोजन माइनस वाला जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जहाँ सिंगल बांड रहता है ना, वहाँ सफिक्स से क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं, और दो कार्बन है तो ये नाम क्या हो जाता है, इसका नाम एथेन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से एथीन से क्या हो जाता है, आपका एथेन प्राप्त होता है। तो इनके बारे में और बढ़िया से जानकारी हम जो है कहाँ पर पढ़ाई करेंगे भाई,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फ़िलहाल इसमें हम इतना ही करते हैं और ज़्यादा नहीं है। और ये हमारा कौन सा उत्प्रेरक होता है, निकिल ले सकते हैं, नहीं तो प्लेटिनम ले सकते हैं, नहीं तो आप पैलेडियम भी ले सकते हैं। और इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो है एल्किन को एल्केन में बदल सकते हैं। सेम हमारा अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला देखेंगे तो 1 2 3 होता है और ये हमारा H है, ये हमारा H है। यहाँ पर फिर H2 अगर हम लें तो ये हमारा फिर से क्या होगा, 2 भागों में टूटेगा, ये माइनस वाला और एक कौन सा वाला, प्लस वाला। क्यों प्लस टूटता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों में विषमांश विदलन होता है, ठीक है। तो ए हो गया H2 और इसके कितने भाग होंगे हमारे, 2 भाग। एक हमारा होता है कौन सा भाई, हमारा एक को बोलते हैं हम लोग माइनस और एक हमारा होता है प्लस। मतलब साझा इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाता है उसको बोलते हैं हम लोग जो है माइनस, इसको बोलते हैं प्लस। सेम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो गया माइनस, इसके पास प्लस। तो बनेगा तो क्या बनेगा, पहले देखो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, अब माइनस वाला है तो एक प्लस वाला हाइड्रोजन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये कार्बन इसके पास एक हाइड्रोजन था, अब ये प्लस वाला है तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो माइनस हो जाता है। अब पुनः हम क्या करते हैं, H2 के साथ क्रिया कराते हैं तो H और क्या हो जाता है, H हो जाता है। जैसे कि पहले आप देखे हो, जैसे कि आप क्या देखे हैं, पहला देखे हैं, ये फिर टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। अब फिर हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया, मतलब यहाँ से एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या हो जाता है, यौगिक प्राप्त होता है। तो फिर से हमको ये H पहले से था, माइनस है तो एक और हाइड्रोजन आ गया, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। इधर भी 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो ये हमारा हो जाता है। तो फिर से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एथेन प्राप्त हो जाता है। तो इसका नाम होता है, 2 कार्बन है तो एथ धन, इसमें आइन लगाते हैं, सफिक्स आइन लगाते हैं तो एथाइन हो जाता है। डबल बॉन्ड है तो इन और 2 कार्बन है तो क्या हो जाता है एथीन और ये हो जाता है एन। तो ये 3 स्टेप में होता है, एथाइन, एथीन और एथेन। इस तरीक़ा से आपका क्या होता है, इसमें प्रक्रिया होता है और देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा एक क्या है, रासायनिक गुण है, किसका, हाइड्रोजन का। आगे दिया है वनस्पति तेल का कठोरीकरण, या इसी को भी बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। जहाँ पर वनस्पति जो तेल होता है, जो हम लोग खाते हैं ना वनस्पति तेल साग सब्जी में, उसको अगर हम ग्लिसरॉल के साथ, जो ग्लिसरीन यूज करते हैं उसके साथ अगर उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्लों के ट्राई एस्टर अर्थात असंतृप्त एस्टर होते हैं, उनको अगर क्या कर दिया जाए, निकिल चूर्ण की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाए तो वनस्पति जो तेल रहता है वो वनस्पति घी में क्या हो जाता है, जिसे हम डालडा भी बोलते हैं, में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो हम वनस्पति तेल जो होता है उसको वनस्पति घी अर्थात डालडा में कैसे परिवर्तित करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक उच्च वसीय अम्ल लेते हैं, ये देखो लिखा है उच्च वसीय अम्ल या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो और साथ में क्या लेते हैं हम लोग, जो है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है आपका CH2, ये होता है आपका OH, फिर इधर आपका रहता है आपका CH OH और नीचे रहता है आपका CH2OH। ये है हमारा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। अब इसको आपको क्रिया कराना है किसके साथ, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, उच्चतर किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते हैं O, ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O और ये होता है हमारा C17H33, ये हमारा होता है। और फिर ये हमारा कंटिन्यू इसलिए क्या होगा, हमारा 2 3 है, हमारा 3 लेते हैं हमारा, तो फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होता है हमारा C17H क्या होता है हमारा 33, ये इधर से आओगे ना तो C17H33 C डबल O, इस प्रकार से काउंट होते जाता है भाई, ठीक है। तो ये OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाता है, हम लोग C17H35 कर देते हैं, H33 हो जाता है। एक और करेंगे तो ये हो जाता है O C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है आपका H33 और C कितना है हमारा 17। इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो है एक एस्टर होता है, एक हमारा ट्राई एस्टर, एक असंतृप्त हमारा क्या होता है, हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। एस्टेरेट तो नहीं बोलेंगे, एस्टेरेट हमारा ज़्यादा होता है हमारा। अब इस स्थिति में क्या होता है, जब हम दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ से आपका
ऐसा करके एक H2O हो गया। फिर यहाँ से आपका एक H2O और यहाँ से आपका एक H2O क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो बचा क्या आपका CH2, ये बचा है O, इधर क्या बचा है हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है आपका C17H33, ये हो गया। फिर इधर क्या है हमारा CHO, ये हो जाता है फिर CO, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। और H33 C17, और इधर हमारा बचा है CH2O और C डबल बॉन्ड O, और ये आपका हो जाएगा C17H33। इसको बोलते हैं वनस्पति तेल। वनस्पति क्या बोलते हैं इसको, तेल बोलते हैं। और वनस्पति तेल को अगर हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं, मतलब यहाँ पर 3H2O लेते हैं, तो इसमें का 3 दूनी 6 हाइड्रोजन होता है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जाके जुड़ जाता है। तो एक स्थिति और निर्मित होता है हमारा यहाँ पर, वो होता है आपका CH2O C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है आपका H35, ठीक है, H35। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H35, और ये हमारा C17। फिर इधर हो जाएगा CHO CO H35 C17, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है CH2O CO, है ना, और H35 एक 35, और C कितना होता है 17। इसको बोलते हैं वनस्पति घी, वनस्पति घी। तो इस तरीक़ा से आप क्या करते हैं, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में क्या करते हैं, आप जो है परिवर्तित करते हैं। किनकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। इधर से पढ़ते आएंगे, रियल में पढ़ना इधर से है। C17H33 COO CH2, C17H33 COO COCH, ऐसे करके इधर से पढ़ेंगे तो C17H33 COO CH2। पढ़ना इधर से है, लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीक़ा से आप वनस्पति घी को, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये भी हाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन के क्या है, हमारे रासायनिक गुण हैं। और भी रासायनिक गुण दिया है भाई, बहुत सारा भर भर के दिया है हमारा। एल्कीनों का हाइड्रोफार्मेलीकरण, इसमें हम क्या करते हैं कि एल्कीन लेते हैं R, ये हो जाता है हमारा CH डबल बॉन्ड CH2 अगर हम करते हैं। साथ में हम क्या लेते हैं, एक H2 लेते हैं, और ये हमारा होता है CO। ये सब हमारा क्रिया करके ये बनाता है हमारा, वो हो जाता है आपका CH2 और ये CHO। इसको बोलते हैं हम लोग जो है एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसका नाम, एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, एक एल्किन। ये क्या होता है हमारा एल्किन, डबल बॉन्ड वालों के एल्किन, बाकी हाइड्रोजन। और ये तो आपको दिख ही रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एल्किन मिल करके, एल्किन जो है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल करके एल्डिहाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के जो रासायनिक गुण हैं वो बता सकते हैं भाई, ठीक। यहाँ पर कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ है आपके बुक में दिया गया है, जैसे सक्रिय या परमाणविक हाइड्रोजन जो होता है, परमाणु अवस्था में जो हाइड्रोजन होता है, तो साधारण हाइड्रोजन को जब हम 2000 से 3000 डिग्री एवं निम्न दाब पर टंगस्टन इलेक्ट्रोड से विद्युत आर्क में प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन का वियोजन परमाणु के रूप में होता है, जिसे सक्रिय परमाणु हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। सक्रिय परमाणु हाइड्रोजन कहते हैं। कहने का मतलब ये था H2 है, और जब इसको हम लोग 2000 से कितना हमारा 3000 केल्विन डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, तो ये हमारा H और H में टूट जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, यही क्या कहलाता है आपका सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु। सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु ये कहलाता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। या तो 2 हाइड्रोजन एक साथ आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, आप जो है डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो 2H ये हमारा होता है हमारा सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु, आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ओके। और नवजात हाइड्रोजन होता है, यहाँ से नवजात हाइड्रोजन क्या होता है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जैसे ZN है, अगर इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, अगर हम बात करें तो ZnSO4 हो जाता है,
और यहाँ पर 2 नवजात हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन ये हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जो आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आगे देखें तो ये हमारा जैसे फेरिक क्लोराइड है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, H2 जो नवजात हाइड्रोजन है उसके साथ क्या करते हैं, आपको क्रिया करा देते हैं, तो उस स्थिति में अच्छा फेरिक क्लोराइड है यहाँ, ठीक है, फेरिक क्या है हमारा, क्लोराइड है। तो यहाँ से अगर फेरिक क्लोराइड को नवजात हाइड्रोजन जो लिए हैं उसके साथ क्रिया कराते हैं तो एक HCl क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और ये FeCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। हाइड्रोजन का वह रूप जो अपचयित होने वाला पदार्थ के संपर्क में आता है, विलयन में उत्पन्न किया जा सकता है, नवजात हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये हम लोग, ये हमारा कौन सा है, नवजात हाइड्रोजन। तो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं जो है डाई हाइड्रोजन के उपयोग। डाई हाइड्रोजन का क्या देखना है, उपयोग देखना है। ये देखो पहला दिया है, इसका मुख्य उपयोग अमोनिया संश्लेषण, हैबर विधि जो बताए थे, अमोनिया बनाए थे हम लोग जस्ट, है ना, इसमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाटर गैस बनाते हैं, H2 + CO को एक साथ क्या बोलते हैं, वाटर गैस। मिथाइल एल्कोहल अभी जस्ट बनाए थे, CH3OH। नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये सब बनाने में इसका क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। दूसरा डाई हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी अभी बनाए थे, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन में इसका प्रयोग करते हैं भाई हाइड्रोजन का, है ना, जिसमें द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब चाय के रूप में प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। धात्विक हाइड्राइड निर्माण किए थे, जैसे सोडियम हाइड्राइड, ये सब में निर्माण में करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के निर्माण में जो जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही उपयोगी क्या होता है, अम्ल होता है, जिसका उपयोग हम करते हैं। वेल्डिंग में बात करें अगर हम, किसकी बात करें, वेल्डिंग। वेल्डिंग में देखें तो वेल्डिंग में किसमें हमारा, वेल्डिंग में काम आने वाले परमाणुविक हाइड्रोजन टार्च में, हवाई जहाज, टार्च में हो गया, हवाई जहाज में हो गया, ठीक है, गुब्बारे में हाइड्रोजन हल्का होने की वजह से उसमें उपयोग किया जाता है, एवं हीलियम 35% का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है जो गुब्बारा होता है ना। आगे हाइड्रोजन के संश्लेषित पेट्रोल बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। संश्लेषित मतलब जिनको लैब में बनाया जाता है, जिसे बर्जीलियस विधि कहते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन को प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्मी ईंधन जो होता है, जो मरे गड़े सड़े गड़े जो भी पदार्थ, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है ना, तथा विद्युत ऊर्जा तुलना में प्रदूषण युक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है तथा अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा देता है। तो ये कुछ हमारे हाइड्रोजन के क्या हैं, उपयोग हैं, उनको आपको क्या करना है, जानना है, समझना है भाई, ठीक है। तो इतना में आपका हाइड्रोजन के रासायनिक गुण और साथ में आपका जो उपयोग है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के यौगिक, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के यौगिक देखेंगे, ठीक है। और वो है हाइड्राइड, क्या है हमारा, हाइड्राइड। तो इसको हम लोग देखना है अभी, ठीक। हाइड्राइड क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। हाइड्राइड मतलब होता है भाई, अगर कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। जनरली कोई भी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाता है। कैसा यौगिक, द्विअंगी यौगिक बनाता है, तो वो यौगिक ही आपका क्या कहलाता है, आपका हाइड्राइड कहलाता है। अगर आपको जो है ये बोला जाए कि हाइड्राइड किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं यदि कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यदि यौगिक बनाता है तो उन यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड कहा जाता है। जैसे ऑक्साइड किसे कहेंगे बोलेंगे, तो कोई तत्व यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, तो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्साइड कहलाता है। वैसे ही कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अगर क्या बनाता है, हमारा कोई यौगिक बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप हाइड्राइड को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। तो ये लिखा है हाइड्रोजन
और विभिन्न प्रकार के जो भी तत्व हैं वो संयोग करता है, और संयोग करके जो द्विअंगी यौगिक बनाता है वही द्विअंगी यौगिक क्या कहलाता है, हमारा हाइड्राइड कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड को क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इजी है, हमारा हाइड्राइड किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन यदि अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके अगर कोई द्विअंगी यौगिक बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, और हाइड्राइडों का वर्गीकरण उसमें पाए जाने वाले जो रासायनिक बंध है उसके आधार पर इसको जो है कुछ भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। जिसमें पहला हाइड्राइड है आयनिक अथवा लवणी हाइड्राइड बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा सहसंयोजक अथवा आणविक हाइड्राइड है ना, और एक है धात्विक अथवा अंतराकाशी हाइड्राइड। तो हाइड्राइड यहाँ पर 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, आयनिक, सहसंयोजी और ये हमारा होता है धात्विक। तो हमारे जो हाइड्राइड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो इसको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया कि हाइड्राइड क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन यदि किसी तत्व के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके जो द्विअंगी या अन्य यौगिक जो भी बनता है हाइड्रोजन के साथ वो क्या कहलाता है, आपका हाइड्राइड कहलाता है। और यहाँ पर बंधों के आधार पर हाइड्राइड को 3 भागों में बांटा गया है, एक आयनिक, एक सहसंयोजी और एक हमारा होता है धात्विक। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 करके क्या करना है, तीनों हाइड्राइड को क्या करना है, पढ़ाई करना है। पहला यहाँ पर दिया है आयनिक अथवा लवणी हाइड्राइड, आयनिक अथवा लवणी हाइड्राइड। अब ये आयनिक हाइड्राइड क्या होगा या लवणी हाइड्राइड क्या होगा, तो यदि हाइड्रोजन वर्ग 1 के तत्व अर्थात क्षार धातु, वर्ग 2 के तत्व अर्थात क्षारीय मृदा धातु के साथ अगर क्या करता है, क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन किसके साथ भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन क्षार धातु के साथ और क्षारीय मृदा धातु के तत्वों के साथ क्रिया करता है तो उससे बना जो हाइड्राइड होता है वही आपका क्या कहलाता है, आयनिक या लवणी हाइड्राइड कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यदि हाइड्रोजन है ना, क्षार धातु ये हमारा क्या होता है, वर्ग 1 के तत्व है, वर्ग 1 है ना, और क्षारीय मृदा धातु इसमें कौन आता है, हमारा वर्ग 2 के तत्व के साथ क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाता है, जो हाइड्राइड क्या करता है, बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग जो है, आयनिक या लवणी हाइड्राइड कहते हैं। आयनिक या अथवा क्या बोलते हैं भाई, लवणी हाइड्राइड कहते हैं, लवणीय हाइड्राइड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करे भाई, क्षार धातु में कौन आता है, वर्ग 1 के तत्व, और क्षारीय मृदा धातु के साथ अगर वो क्रिया करता है और क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाता है उसे हम लोग बोलेंगे लवणी हाइड्राइड। अब इसमें क्षार धातु में कौन आता है भाई, लिथियम हो गया है ना, ये हमारा क्षार धातु में कौन कौन आता है हमारा, तो ये क्षार धातु में लिख दिया, क्षार धातु इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है ना, सीजियम और फ्रांसीडियम, ये हमारे तत्व हैं क्षार धातु। और क्षारीय मृदा धातु क्या होता है भाई, तो क्षारीय मृदा धातु हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। क्षारीय मृदा धातु में आता है हमारा बेरिलियम, बेटम आगे कार बोलते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम है ना, और यह है रोहडियम बोल सकते हैं, RH। तो ये हमारा क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के साथ अगर क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, क्रिया करके जो यौगिक बनाता है वही हमारा क्या कहलाता है, आयनिक अथवा लवणी हाइड्राइड कहलाता है। तो आप किसी के साथ इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं, डायरेक्ट क्रिया ऐसा करता है। जैसे लिथियम और हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, दोनों की संयोजकता 1 होता है तो लिथियम हाइड्राइड। अब बैलेंस कर दोगे तो 2 और ये 2 एग्जाम्पल भी हो गया।
ठीक है। इसी प्रकार आप जो है इसमें से कोई ले लो, जैसे Be और ये होता है H2, इसकी संयोजकता 2, इनकी संयोजकता 1, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं BeH2, है ना, बेरिलियम हाइड्राइड, है ना, लिथियम हाइड्राइड। बाकी अब सबके साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम सबके साथ इसी टाइप का क्या बनाता है, ये होगी बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक हाइड्राइड अथवा लवड़ी हाइड्राइड क्या होता है, बताना भाई कि यदि हमारे जो हाइड्रोजन है वो क्षार धातु के साथ और क्षारीय मृदा धातु के साथ अगर क्या करता है, यौगिक बनाता है, वही उनका क्या कहलाता है, आपका ये जो है आयनिक या लवड़ी हाइड्राइड कहलाता है। और ये जो है क्षार धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें लिथियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम हाइड्राइड, सोडियम भी बना सकता है सेम टू सेम, पोटेशियम और बेरिलियम के जैसे अन्य वर्ग 2 के तत्व भी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से यौगिक बना सकते हैं। तो ये इनके क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको भाई बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो बनाने की विधि भी खत्म हो गई यहाँ से, और क्या परिभाषा है ये भी कर सकते हैं। और भी आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण लिख सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप सोडियम को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+H2, ये क्या हो जाएगा आपका NaH, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 तो यहाँ 2, ठीक। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम है तो Mg प्लस क्या हो जाएगा H2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MgH2, ठीक है। कैल्शियम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा C+H2H इक्वल टू क्या हो जाएगा CH2। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप क्या कर सकते हैं, आयनिक हाइड्राइड के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके परिभाषा, कुछ एग्जाम्पल। अब इनके कुछ गुण देखना है। किनके गुण, जो भी हमारे लवड़ी हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड है उसका। तो आयनिक जो हाइड्राइड होता है ये सफ़ेद रंग का या धूसर रंग के अवाष्पशील क्रिस्टली ठोस होते हैं। अवाष्पशील मतलब जो कि गर्म करने पर वाष्प न बने, ऐसा हमारा ठोस होता है। इनके गलनांक क्वथनांक, गलनांक मतलब पिघलना, क्वथनांक मतलब उबलना, बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। धातुओं की तुलना में इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब एक प्रकार से वजन बोल सकते हैं, क्योंकि छोटे आकार के कारण H आयन धातु क्रिस्टल जालक के छिद्रों में समा जाते हैं तथा ये हमारे क्या होते हैं, धातु क्रिस्टल की आकृति अप्रभावित होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई, धातु होता है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने के बजाय क्या होता है, उसके अंदर में जो भी रिक्तियाँ होती हैं धातु के अंदर, उसमें समा जाते हैं, ठीक। और ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक प्रदर्शित होते हैं। मतलब जितने भी आयनिक हमारे जो हाइड्राइड होते हैं वो गलित अवस्था में, मतलब पिघली अवस्था में ही क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और विद्युत अपघटन करने पर आयनिक हाइड्राइड अपघटित होकर के एनोड पर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, जिससे हाइड्राइड आयन की उपस्थिति की पुष्टि होता है। यदि हमारे पास क्या दिया है, सोडियम हाइड्राइड दिया है, तो इस सोडियम हाइड्राइड को पहले पिघलाएंगे। क्या करेंगे, पिघलाएंगे। और जब इसमें हम इलेक्ट्रोड लगा के अगर हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे प्लस और माइनस, बैटरी के एक प्लस वाला सिरा से जोड़ दिया और माइनस से, तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्राइड है ये 2 भागों में फिर टूटेगा, है ना। कौन कौन से भागों में, Na प्लस और H क्या होगा माइनस, H क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा H माइनस। तो हम जानते हैं कि जो माइनस वाला होता है वो प्लस की ओर जाता है, प्लस वाला होता है वो किधर जाता है, आपका माइनस की ओर जाता है। तो इसके अंदर सोडियम प्लस है और जो हाइड्रोजन क्या है वो माइनस है, तो माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की ओर, और प्लस वाला जाएगा माइनस की ओर। तो जो प्लस वाला रहता है, ये प्लस वाला क्या होता है हमारा कैथोड होता है, और माइनस वाला क्या होता है आपका एनोड होता है। तो हाइड्रोजन किधर जाएगा हमारा, कैथोड की ओर नहीं, आपका एनोड की ओर जाएगा, ठीक है, उल्टा लिख दिए हम लोग। ये हमारा हो गया एनोड होता है, प्लस वाला क्या होता है एनोड, और ये क्या होता है हमारा कैथोड। तो हाइड्रोजन कैसा है, माइनस है, तो माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की ओर, और प्लस वाला जाएगा माइनस की ओर। तो ये इसके सामान्य गुण हो गया। तो क्वेश्चन आएगा तो दोनों आपको बताना पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन आएगा कि आयनिक हाइड्राइड किसे कहते हैं, तो बताना कि जब हाइड्रोजन क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु के तत्वों के साथ संयोग करके जो हाइड्राइड बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। आयनिक हाइड्राइड कैसे बनता है उसको हमने बता दिया। इस आयनिक हाइड्राइड के निम्न गुण होते हैं, इन गुणों को आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखना है, बताना है, ठीक है भाई। ये हो गया। और भी दिया है, ये जल एवं अन्य प्रोटॉनिक विलायक होता है। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, C2H5 एथिल अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, आदि के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे सबसे बढ़िया अगर विलायक की बात करें
तो ये जैसे हम लोग वाटर के साथ अगर करते हैं, ठीक है, तो ये जैसे सोडियम हाइड्राइड है और अगर हम इसको पानी के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो उस स्थिति में देखो पानी टूटता है H+ आयन और वो H- आयन में टूटता है, और सोडियम प्लस होता है और हाइड्रोजन माइनस होता है। तो उस स्थिति में सोडियम प्लस होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है भाई। यहाँ से क्या निकल जाता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो ये विलायक के साथ क्या करता है, घुल करके H2 मुक्त करता है। इसी प्रकार अगर मैं सोडियम हाइड्राइड ही लूँ और यहाँ पर मैं ले लूँ C2H5OH, एथिल अल्कोहल बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में फिर से क्या होगा हमारा, प्लस माइनस होगा, सोडियम प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये यहाँ से हम लोग लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ ऐसा करके, HO और C2H5, बट सीधा ही रहने दो फिर आप कंफ्यूज होगे। तो ये हो जाता है आपका C2H5OH। तो यहाँ से हम तोड़ते हैं तो तोड़ने से ये वाला भाग होता है माइनस, ये वाला भाग होता है प्लस, तो प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। तो क्या हो जाएगा आपका C2H5O और ये हो जाता है Na और 2 हाइड्रोजन मिल करके H2, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे भाई। Na को बोलते हैं सोडियम और 2 कार्बन है तो इसको एथा बोलते हैं, एथा, और ये होता है ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये भी एक गुण प्रदर्शित करता है। आयनिक हाइड्राइड जैसे लिथियम हाइड्राइड के अतिरिक्त को वायु में प्रबलता से गर्म करने पर अत्यधिक क्या होता है, ज्वलनशील H2 में क्या हो जाता है आपका, ये आपका अपघटित हो जाता है। मतलब इसको आप क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे भाई, तो क्या होगा हमारा, ये आपका लिथियम अलग और यहाँ पर H2 अलग हो जाएगा, मतलब ये टूट जाता है, फिर से जिससे बना है उसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये 7वां नंबर, आयनिक हाइड्राइड उच्च ताप पर प्रबल अपचायक होते हैं। इनकी रासायनिक क्रियाशीलता लिथियम से सीजियम हाइड्राइड तक क्या होता है और कैल्शियम हाइड्राइड से बेरियम हाइड्राइड तक क्या होता है, आपको बढ़ता है। अपचायक मतलब क्या होता है भाई, दूसरों को अपचयित करे, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अपचायक। और अपचायक मतलब ये होता है जो जितना आसानी से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, वो अच्छा अपचायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आते जाते हैं, आकार क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। आकार बढ़ता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है, मतलब नीचे वाले जो तत्व हैं वो उतना आसानी से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। इसलिए बोल रहा है कि कैल्शियम से आगे बेरियम तक बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कैल्शियम से आगे बेरियम तक बढ़ते हैं, मतलब समूह में ऊपर से नीचे हाइड्राइड का मान बढ़ते जाता है, वैसे वैसे अपचायक क्षमता भी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। कहने का मतलब जैसे लिथियम है, सोडियम है ना, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसीडियम है, इसकी अगर बात करें तो सबके साथ ये क्या करेगा, हाइड्राइड बनाएगा। इस प्रकार से सबके साथ हाइड्राइड बनाएगा। तो इसमें से प्रबल अपचायक कौन होगा, सबसे नीचे वाला प्रबल अपचायक होगा। ये क्या होगा हमारा, प्रबल अपचायक होगा, क्योंकि यहाँ इसका परमाणु आकार क्या है, बड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन जो है आसानी से क्या कर सकता है, यहाँ से डोनेट कर सकता है। तो ये प्रबल अपचायक है और ये उसके अपेक्षा क्या है, दुर्बल अपचायक है, दुर्बल अपचायक होता है ना। तो ये क्योंकि इनका आकार नीचे वाले की अपेक्षा छोटा है। सेम वर्ग 2 में कर सकते हैं, जैसे बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये हमारे तत्व हैं हमारे, ठीक है, राजी, ओके, एयर ओके। तो इसके साथ H2, इसके साथ H2, इसके साथ H2, इसके साथ H2, इसके साथ H2 और इसके, तो ये लास्ट हमारा जो रेडियम होगा, इनका अपचायक गुण ज़्यादा होगा और इनका अपचायक गुण कम होता है, यही इसमें बोल रहा है। तो इस तरीक़ा से हम जो आयनिक हाइड्राइड है उनको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग आयनिक हाइड्राइड की संरचना। आयनिक हाइड्राइड की संरचना की बात करें तो जो आयनिक हाइड्राइड होता है, एक तो हमारा जो होता है ये जो है दिशात्मक प्रकृति का नहीं होता है, बल्कि अदिशात्मक प्रकृति का होता है। इसकी कोई दिशा नहीं होती है और कोई दिशा नहीं है, मतलब इनकी कोई ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है, मतलब आयनिक यौगिक की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। यदि हम क्षार धातु के हाइड्राइड की बात करें तो इनका जो जालक संरचना जो बनती है वो फलक केंद्रीय बनती है, FCC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, FCC, और घनाकार होती है।
जबकि क्षारीय मृदा धातु की हाइड्राइड की बात करें तो इनका जो जालक बनेगा ना वो आर्थोरोम्बिक प्रकार की होती है। तो इसको याद रखना, क्षार धातु के साथ जो हाइड्राइड बनेगा, वो जालक बनेगा, उनकी संरचना होगा FCC, और क्षारीय मृदा धातु के साथ बनेगा वो उसको बोलेंगे आर्थोरोम्बिक। ये सब हम 12th में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इतना आपको क्या करना है, जो है आयनिक हाइड्राइड के अंतर्गत देखना है कि आयनिक हाइड्राइड क्या होता है, उनके गुण क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है ना, ये सारे चीज़ आपको देखना है भाई, ठीक है। तो आयनिक हाइड्राइड खत्म। अब हम चलते हैं किसके पास, सहसंयोजी हाइड्राइड। किसके पास, सहसंयोजी हाइड्राइड, अथवा इसी को आणविक हाइड्राइड बोलते हैं। तो यदि हमारा हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ क्या करता है, क्रिया करके यदि कोई हाइड्राइड बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड बोलते हैं। यदि हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ, पी ब्लॉक के तत्वों के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, तो इसे सहसंयोजी अथवा आणविक हाइड्राइड कहते हैं। आणविक हाइड्राइड कहते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, यदि हमारे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक आप जानते हैं वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक कहते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों के साथ अगर क्या करता है, हाइड्रोजन क्रिया करता है और क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाता है, उस हाइड्राइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, आपके उसके साथ क्रिया करके वो हाइड्राइड बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले वर्ग 17 को अगर हम देखते हैं, वर्ग 17 को देखेंगे तो H2 + Cl2 = क्या हो जाता है हमारा, 2HCl, ये हमारा हो गया। या हम बात करते हैं H2 + F2 = क्या हो जाता है हमारा, 2HF। ये हमारे सब क्या हैं, हाइड्राइड हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे किसके साथ कर रहे हैं, हमारे अधातु के साथ एक क्रिया करके क्या बनाते हैं, इस प्रकार के यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण कर सकते हैं। कार्बन की भी बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आपका CH4 बनाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सहसंयोजी हाइड्राइड का उदाहरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप नाइट्रोजन को भी लिख सकते हैं, जैसे N2 अभी जस्ट देखे थे, 3H2 = क्या होता है हमारा, 2NH3। अमोनिया बनाए थे जस्ट, ये भी हमारा कौन सा होता है, हमारा सहसंयोजी हाइड्राइड होता है। तो ये सब चीज़ हम पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये सब क्या हो गया, बनाने की क्या हो गया, विधि। तो बनाने की विधि में एक लिखना है भाई, क्वेश्चन अगर आता है तो, है ना, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने 4-5 कर दिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सहसंयोजी हाइड्राइड क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपकी परिभाषा हो गया कि सहसंयोजी हाइड्राइड क्या होता है। तो यदि हमारा हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके जो भी यौगिक बनाता है, उन यौगिक को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड कहते हैं, या इसी को हम लोग जो है आणविक हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, हमारा सहसंयोजी हाइड्राइड होता है। और ये जो सहसंयोजी हाइड्राइड की अपनी कुछ क्या है, यहाँ पर गुण बोल सकते हैं, या उनमें एक विशेषता है, वो यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। जैसे पहला है हमारा कि जो सहसंयोजी हाइड्राइड होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। तो सहसंयोजी हाइड्राइड बनता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड प्रकार के होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड मतलब जब हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ क्या करता है, क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाता है, तो उन हाइड्राइड में जितना इलेक्ट्रॉन उस यौगिक को बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेना चाहिए, उतना इलेक्ट्रॉन ना हो करके उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। मतलब मान लो किसी बंध को बनाने के लिए आपको जो है 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और उस यौगिक को वो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, आपका निर्मित कर देता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, फिर भी यौगिक बन रहा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। जैसे इसमें लिखा है ना, इसमें सामान्यतः सहसंयोजी बंध बनाने के लिए
इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं होती है, उससे क्या होती है, थोड़ा सा आपका कम होती है। तो ऐसे जो हमारे हाइड्राइड होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहते हैं, और लुईस के अनुसार इसको जो है लुईस अम्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि लुईस अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनके पास आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी होते हैं, पेयर में इलेक्ट्रॉनों की कमी होते हैं, वो लुईस अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन के साथ जो पी ब्लॉक के तत्व हैं क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाते हैं, उनमें से कुछ हाइड्राइड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड होते हैं, अर्थात वे हाइड्राइड जिनमें बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उसके पास नहीं रहते हैं, फिर भी यौगिक होते हैं। ऐसे हाइड्राइड को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहते हैं। और कुछ उदाहरण जैसे लिया है B2H6 डाई बोरेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, डाई बोरेन। इसका जो नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसी प्रकार हमारा B4 हमारा H10 होता है हमारा, है ना, टेट्रा बोरेन बोल सकते हैं, टेट्रा बोरेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे भाई, है ना, टेट्रा बोरेन। और ये हमारा एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ये सब हमारे कैसे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। और जितने हमारे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे लुईस अम्ल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। दूसरा सामान्य है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड, ठीक है। परिशुद्ध हाइड्राइड क्या होता है, तो जनरली हमारे जो क्या होते हैं, यदि हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्व में 14 समूह के तत्वों के साथ अगर क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, कौन से समूह, 14वें समूह, जिसमें हमारा आता है कांसी शिव गणेश, कांसी शिव गणेश संग पार्वती, ठीक है। संग क्या होता है हमारा, पार्वती। तो कांसी शिव गणेश संग क्या हो गया हमारा, पार्वती, ये हमारा होता है। तो वर्ग जो 14 हैं इसके साथ अगर क्या करते हैं हमारे जो हाइड्रोजन हैं वो क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाते हैं, तो इन हाइड्राइडों की जो क्या होती है, आपकी जो प्रकृति होती है वो बिल्कुल क्या होती है, परिशुद्ध हाइड्राइड होती है। जैसे CH4 मेथेन, सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, ये हमारे क्या होते हैं, आपके ये शुद्ध हाइड्राइड के अंतर्गत इसको क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो समूह 14 के तत्वों के साथ यदि हाइड्रोजन क्या करता है, हमारा संयोग करता है, और संयोग करके जो हाइड्राइड बनाता है वे हाइड्राइड क्या कहलाते हैं, आपके परिशुद्ध हाइड्राइड कहलाते हैं। जैसे मेथेन, अब सबकी संयोजकता 4 है, हमारा समूह 14 के जो तत्व है ना, सबकी संयोजकता कितना है भाई, 4 है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंतिम में, तो 2 8 और कितना होता है 4, तो संयोजकता 4 है। तो देखो कार्बन का संयोजकता 4 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, तो उल्टा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसको, CH4 लिखते हैं। तो मेथेन, सिलिकॉन भी उसी का है, जर्मेनियम भी उसी का है, इसलिए ये हमारे हाइड्राइड होते हैं। तो समूह 14 के तत्वों के साथ अगर हाइड्रोजन क्या करता है, क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाता है, तो उसे हम लोग जो है शुद्ध या परिशुद्ध हाइड्राइड के नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए बंध बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए, उतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनमें पाया जाता है। तो एकदम जो है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड वे हाइड्राइड होते हैं जिस हाइड्राइड को बनाने के लिए जितनी बंध की आवश्यकता, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना इलेक्ट्रॉन उनमें क्या होती है, उपलब्ध होती है। इस वजह से उसे परिशुद्ध, है ना, हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोजन का समूह 14 के तत्वों के साथ जो भी हाइड्राइड बनता है वो परिशुद्ध हाइड्राइड होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो भी हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए या उस यौगिक को बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, आपका उपलब्ध होता है। जैसे कार्बन है हमारा, कार्बन की बात करें तो ये कार्बन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया। तो जब ये क्या करते हैं, दोनों आपस में सहसंयोजी बंध बनते हैं, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हीलियम के जैसा, हाइड्रोजन हीलियम के जैसा, हाइड्रोजन हीलियम के जैसा, हाइड्रोजन हीलियम के जैसा, और इसका भी 8 हो गया। तो सबका बराबर हो गया, कार्बन का 8 हो रहा है, हाइड्रोजन का 2 हो रहा है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्या है, जितना बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन है उतना क्या होता है, पाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहते हैं। लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन धनी सहसंयोजी हाइड्राइड क्या होता है, तो यदि ऐसा हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन जो है क्या करता है, जब हाइड्राइड बनाता है तो जितना इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में होना चाहिए उससे अगर क्या होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास अगर पाया जाए
तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड। तो इसमें सहसंयोजी बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब उनके पास हो तो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन धनी सहसंयोजी हाइड्राइड वे हाइड्राइड होते हैं जिसमें बंध बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन आवश्यक होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास क्या होता है, उपलब्ध होता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड कहते हैं। और ये हाइड्राइड हाइड्रोजन जो है समूह 16 के तत्व, समूह 15 के तत्व और समूह जो है आपका 17 के तत्वों के साथ जो हाइड्राइड बनता है वो आपके इस प्रकार के होते हैं। तो समूह किसका भाई, हमारा 15, समूह 16 और समूह 17 के जो तत्व हैं इनके साथ अगर हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाता है उन सारे हाइड्राइड की प्रकृति कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड होता है। जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पैरापेक्टान होता है, ये H2O है, ये क्या है, एक साथ है हमारा H2O। तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पैरापेक्टान होता है, ये एक साथ हमारा क्या है, H2S है। इसमें सल्फर के पास होता है, ये हमारा HF है, ये HCl है। तो इसमें क्या होता है देखो, जैसे HCl में हाइड्रोजन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और क्लोरीन हम जानते हैं 17 होता है, मतलब अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बंध बनाने में केवल कितना भाग ले रहा है, ये देखो एक ही भाग ले रहा है, फिर भी इसके पास कितना बचा है हमारा, 3 पेयर क्या हो रहा है हमारा, बच जा रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से सहसंयोजी हाइड्राइड को हम लोग 3 भागों में बांट के और क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। अब बनाने की क्या है विधि है भाई, सहसंयोजी हाइड्राइड को निम्नलिखित विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तत्वों के सीधे संयोग से आप बना सकते हैं भाई, सीधे संयोग से क्या, डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे H2 प्लस क्या होता है Cl2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2HCl, ये बन गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं N2 प्लस 3H2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है हमारा 2NH3, ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, हमारा बन जा रहा है। कार्बन है प्लस क्या है H2 है, और ये बन जा रहा है डायरेक्ट CH4 हो गया। तो ये हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली तत्वों के साथ क्या कर सकते हैं, इसको संयोग करके हाइड्राइड क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं। पानी भी ले सकते हैं, अगर देखेंगे तो H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 2H2O, बैलेंस कर दो। तो ये डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या कर सकते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार धातु के बोराइड हो गया है ना, धातु बोराइड किसे बोलते हैं, बोरान के साथ धातु के साथ क्रिया, धातु बोराइड कहलाता है। कार्बाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया कि जल अपघटन से, जैसे हमारे पास दिया है मैग्नीशियम बोराइड, क्या दिया है हमारा मैग्नीशियम बोराइड Mg है ना, और B दिया है। अब देखो बोरान की संयोजकता और इनकी संयोजकता अगर हम देखें, बोराइट बोल रहा है या कैल्शियम बोराइट अगर हम देखें तो दोनों की संयोजकता अलग है। बोरान का संयोजकता, बोरान हमारा जो है वर्ग 13 के तत्व है, तो इनकी संयोजकता कितना होता है 3 और इनकी संयोजकता होता है 2। तो उल्टा अगर मैं लिखूं तो दोनों का संयोजकता अगर मैं उल्टा उल्टा लिख दूं तो क्या बनेगा, इनकी संयोजकता 2 होता है तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, इनकी संयोजकता 3 होता है तो मैंने 3 कर दिया। अब उल्टा लिख दे, इसका नाम होता है मैग्नीशियम बोराइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका नाम, मैग्नीशियम बोराइट, मैग्नीशियम बोराइट। ठीक है भाई, तो इसको मैं लिख दिया मैग्नीशियम बोराइट, मैग्नीशियम बोराइट बोलते हैं, बोराइट। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जल अपघटन। जल अपघटन ये हो गया हमारा, तो हमको क्या हो जाता है, यहाँ से कुछ यौगिक क्या होता है हमको प्राप्त होता है, तो उसको हमको क्या करना है अभी देखना है। तो चलिए बनाते हैं हाइड्राइड को, सहसंयोजी हाइड्राइड को। तो क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है तोड़ेंगे, अगर जल को तोड़ेंगे, जल को, ये क्या हो जाएगा H+ आयन और OH क्या हो जाएगा माइनस आयन। ठीक है, ये मैग्नीशियम है प्लस और ये माइनस, तो इधर आके क्या हो जाएगा Mg और ये हो जाएगा आपका OH2, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होता है, और प्लस इधर क्या हो जाएगा B2H6 बना दो, B2 क्या बना लिए H6, अब बैलेंस कर दो। ठीक है, मैग्नीशियम इधर कितना है 3 है, तो ये हो गया 3, ठीक ठाक हो गया। बोरान तो ठीक है,
अब हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है हमारा, देखो ये हो गया 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर हम लोग कितना कर दिए, 3 कर दिए। अब सब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 तिया 6 हो गया, तो ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमारा 6 बार करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी 6 है हमारा, तो इसको हम लोग कितना कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से मैग्नीशियम बोराइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एक सहसंयोजी हाइड्राइड, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं, का क्या करता है, इस प्रकार से निर्माण करता है। तो ये बोराइड के साथ हो गया। अब कार्बाइड देखेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बाइड की बात करें हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड है। अब इसका हम लोग जल अपघटन करेंगे तो ये क्या बनेगा, H+ आयन, OH- आयन। अब जानते हैं कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम कैसा चार्ज वाला है, प्लस चार्ज वाला है, ये माइनस चार्ज वाला है। तो ये कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है, तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इधर आप जो है C2H2 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड 2 बार है, तो ये 2 बार हो जाएगा, क्योंकि टूटेगा अगर हमारा, तो ये 2 होगा तो 2 हाइड्रोजन और 2 H हो गया, तो निकल गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका एक निकल जाएगा C2H4, C2H4, ये भी हाइड्राइड ही है। C2H4 ये हमारा जो है एथीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, एथीन होता है। और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम क्या बोलते हैं इसका नाम, हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब रिएक्शन है ना, जो हाइड्राइड का क्या करता है, निर्माण करता है। उसी प्रकार नाइट्राइड का बोल सकते हैं, फास्फाइड का बोल सकते हैं, सबके साथ उसी प्रकार का देता है भाई। तो ये आपको देखना है, बस इतना ही है, इसमें और ज़्यादा नहीं करना है। तीसरा, उपयुक्त द्विअंगी यौगिक पर अम्लों की अभिक्रिया द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड प्राप्त कर सकते हैं। तो उपयुक्त द्विअंगी यौगिक, द्विअंगी मतलब यौगिक मतलब कोई भी यौगिक जो द्विअंगी रूप में है, उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत सारा हाइड्राइड बन गया, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यौगिकों के उपयुक्त अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, या सोडियम बोरोहाइड्राइड बोल सकते हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब उतना आप करने की ज़रूरत नहीं है, उतना काफ़ी हम बनाने की विधि पढ़ लिए। अब हम देखेंगे सामान्य गुण, क्या देखेंगे, सामान्य गुण। तो अगर हम हाइड्राइड की बात करें, तो जो हाइड्राइड होता है ये साधारण ताप पर द्रव या क्या होता है, गैस होते हैं, ठोस नहीं होते हैं, गैस या द्रव होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होगा भाई, अब ठोस और द्रव है तो कम होगा। इनकी जालक संरचना की बात करें तो दुर्बल वान डेर वाल्स संबंध पाया जाता है, और सभी विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, कार्बनिक विलायक में अधिक विलेय हैं। इनकी जली विलयन क्षारी, उभयधर्मी या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ऋण विद्युतता बढ़ती है, तो जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें NH3 का, है ना, PH3 का, H2S का, तो PH3 क्षारी होता है, क्योंकि इसके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन भी होता है एक जोड़ी। PH3 भी क्षारी होता है। H2S दुर्बल अम्लीय होता है, HCl प्रबल अम्ल है, H2O उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये जानते हैं। और समूह 13 के तत्वों के हाइड्राइड तत्व का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यून, है ना, हाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। उदाहरण BH3, B2S6, ये सब इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड होते हैं। तो ये इनके क्या हो गए, हमारे सामान्य गुण हो गए। तो ये 2 हाइड्राइड खत्म। पूछेगा तो बनाने की विधि, परिभाषा और कुछ गुण ही पूछेगा, और ज़्यादा नहीं। आगे है धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड क्या होता है, तो यदि हमारा जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, यदि हाइड्रोजन किसके साथ, डी ब्लॉक और F ब्लॉक, डी ब्लॉक और कौन सा भाई, F ब्लॉक के तत्वों के साथ क्या करता है, हमारा यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं भाई, धात्विक हाइड्राइड कहते हैं, धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। तो यदि हमारे जो हाइड्रोजन है, अगर वो डी ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्वों के साथ अगर क्या करता है, हमारा
संयोग करके जो हाइड्राइड बनाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, और धात्विक हाइड्राइड में आपको बहुत सारा इसमें उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थैलियम हाइड्राइड, ये हो गया हमारा थैलियम है, कोबाल्ट हाइड्राइड, ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं धात्विक हाइड्राइड क्या होता है भाई, तो धात्विक हाइड्राइड वही हाइड्राइड होता है जिसमें हाइड्रोजन डी ब्लॉक के तत्व और हमारे क्या होते हैं, ए ब्लॉक के तत्वों के साथ क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है हमारा टाइटेनियम हाइड्राइड, वैसे हमारा रस समीकरण मिति वाला होता है, ये रस समीकरण वाला मिति हाइड्राइड होता है। और इस प्रकार के हाइड्राइड में जनरली क्या होते हैं, हमारे जो धातु होते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर, या जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसके अंदर कुछ अंतरकाशी क्या होते हैं, रिक्तियाँ पाए जाते हैं, और उन्हीं अंतरकाशी रिक्तियों पर हाइड्रोजन आके क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, या उसके अंदर में क्या हो जाता है, अंतरकाशी रिक्तियों में चले जाते हैं और धात्विक है ना, या अंतरकाशी हाइड्राइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बस इसमें इतना ही है। आगे इसके गुण, इनकी ऊष्मी चालकता उच्च होती है, ये कठोर धात्विक चमक वाले विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं। ताप वृद्धि के साथ इनकी विद्युत चालकता क्या होती है, घटती है ना। देखो इनकी ऊष्मी चालकता उच्च होती है, मतलब ऊष्मा के प्रति बहुत चालक होते हैं, सुचालक। कठोर होती है, धातु है तो धात्विक चमक होती है, विद्युत चालक होती हैं। ताप में वृद्धि के साथ इनकी विद्युत चालकता बढ़ती जाती है। ठीक है, जनक धातु की तुलना में कठोर होती हैं किंतु घनत्व कम होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के आपके प्रवेश करने के कारण आयतन में प्रसार होती है। ये प्रबल अपचायक होती हैं भाई सबके सब, क्योंकि धातु जल में मुक्त हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होती हैं और इनमें हाइड्रोजन अधिधारण की क्षमता होती है। तो इस तरीके से आपका ये जो धात्विक गुण है वो क्या की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जो है आगे, जैसे जल हो गया, फिर जल की कठोरता है ना, आगे अच्छा अच्छा टॉपिक है जो बचा हुआ है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।